नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लखनऊ में आजकल एक बात की खूब चर्चा हो रही है, चाय वाला के बाद गाय वाला। अब चाय वाला यानी मोदी जी और गाय वाला मतलब गाय प्रेमी योगी जी। अब इसको यूं समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे, गाय वाला होंगे। और इसकी चर्चा हो रही है और बाकायदा भोजपुरी में लोग गीत भी गा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2025, 26, 27, जब भी आप कह लें, तो भला ये बात इनको कैसे हजम होगी, बर्दाश्त होगी। जाहिर तौर पर सिर्फ यही अकेले नहीं है, अमित शाह ही अकेले नहीं है। परेशानी योगी जी से आज की तारीख में पूरी गुजरात लॉबी को हो रही है। और गुजरात लॉबी से मेरा मतलब है मोदी जी को खुद परेशानी है। अडानी फिर किसे पीछे रहेंगे, अंबानी फिर कैसे पीछे रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं योगी की घेराबंदी हो रही है और बड़ी जबरदस्त घेराबंदी है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 24 से पहले ही योगी को कुर्सी से उतार दिया जाए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 24 हो जाए उसके बाद फिर योगी जी। अब इस तरह की जो चर्चा है, एक चर्चा कहीं ना कहीं एक बेहद जबरदस्त टकराव में दिखती है। और ऐसे कई डेवलपमेंट्स यूपी में हो रहे हैं, कई राजनीतिक उलटफेर हो रही है, घेराबंदी हो रही है, जिसको गोदी मीडिया छुपा रही है। और मैं उसी से जिसको गोदी मीडिया छुपा रही है आज पर्दा उठाने जा रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसको 2024 के बरक्स समझना बहुत जरूरी है। चाय वाला के बाद गाय वाला। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर ये जो रस्साकशी हो रही है, या बीजेपी के भीतर ये जो घमासान दिन ब दिन तेज होती जा रही है, इस पर मैं कई खुलासे करने जा रहा हूँ। वो खुलासे जो शायद मीडिया में कोई पत्रकार आज की तारीख में हिम्मत ना कर पाए, आज के दौर में बोल ना पाए। मैं वो बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो टकराव है लखनऊ और दिल्ली के बीच में, देश की सबसे बड़ी कुर्सी को लेकर, उसको मैं एक एक कर एक एक तय हटाऊंगा उससे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कहानी को थोड़ा और आसानी से आप समझें और क्लियर हो, तो फिर पूरी गणित समझ में आए कि आखिर ये चाय वाला और गाय वाला का खेल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमारत दिखा रहा हूँ, और ये जो इमारत मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दरअसल मुख्यमंत्री सचिवालय है। आप ये कह सकते हैं कि इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो यूपी है, उसकी यही राजधानी है। जो इमारत है, जो लखनऊ आप देखते हैं, उसका जो सीट ऑफ पावर है इसी इमारत में। अब ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसके पंचम तल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। और इसी इमारत में एक शख्स और बैठता है, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, सबसे बड़ा अफसर उत्तर प्रदेश का। ये है दुर्गा शंकर मिश्रा। ये साहब है मिश्रा जी, और पहले भी कई वीडियोस इन पर मैंने बनाए हैं। अब ये जो साहब हैं, ये योगी जी के नहीं हैं मुख्य सचिव, ये प्रधानमंत्री मोदी के आदमी हैं। और मोदी जी ने, आप यूं कहें कि इनको योगी जी के सर के ऊपर बैठा दिया। ज्यादातर फैसले, सारी फाइल मिश्रा जी के बगैर वो कानून नहीं बनती है। यानी जो भी फाइल है वो मिश्रा जी के चश्मे के नीचे से गुजरती है। और मिश्रा जी बार बार रिटायर हुए और मोदी जी ने बार बार एक्सटेंशन दिया। और मजबूरी ये है कि योगी जी को भी मिश्रा जी को हाथ में गुलदस्ता देना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं योगी मजबूर हैं कि उनके पास आज की तारीख में मुख्यमंत्री होते हुए मुख्य सचिव उनका नहीं है। अब मैंने इस कहानी का जिक्र इसलिए किया मिश्रा जी और योगी जी का, क्योंकि योगी जी को लग रहा था कि जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो इस बार वो अपना चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे। यानी जो मुख्य सचिव होगा, जो योगी के बाद सारा कामकाज देखेगा यूपी का, वो उनका आदमी होगा। लेकिन सपनों पे पानी फिरा और मिश्रा जी जो मोदी जी के आदमी थे, इनको 1 साल का फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एडवांटेज अमित शाह है। अब एक इमारत और देख लीजिए, एक तो आपने देख ही ली है, एक इमारत और देखिए। ये है उत्तर प्रदेश का बड़ा खूबसूरत, यदि आप यूं कह सकते हैं देश का सबसे खूबसूरत राजभवन, जहां पर आनंदीबेन पटेल बैठती हैं। अब जो ये
उत्तर प्रदेश का राजभवन आप देख रहे हैं, यहाँ राज्यपाल बैठते हैं। अब यूं तो राज्यपाल के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती, ताकत नहीं होती उनके पास, लेकिन अब चूंकि आनंदीबेन है, मोदी जी की खास हैं, तो फिर पावर ही पावर है। और इसलिए कुछ लोग, जानकार पंडित, पॉलिटिकल पंडित, इनको कहते हैं कि ये सुपर पावर है यूपी की, आनंदीबेन। और अभी तक तो योगी जी का ठीक ठाक चल रहा था आनंदीबेन के साथ, लेकिन इधर योगी जी ने, ये जो साहब हैं विनय पाठक वाइस चांसलर, जो आनंदीबेन के करीब बताए जाते हैं, इन पर पुलिस छोड़ दी, इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी योगी ने। और वहीं से राजभवन और मुख्यमंत्री, इन दो दफ्तरों के बीच में कहीं ना कहीं तलखी हो गई। और यहाँ भी आप कह सकते हैं योगी की घेराबंदी हुई, और इसे आप कह सकते हैं एडवांटेज गुजरात लॉबी, एडवांटेज अमित शाह। तो दो लोगों का मैंने जिक्र कर दिया, चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा का, दुर्गा शंकर मिश्रा का, राज्यपाल गवर्नर आनंदीबेन पटेल का। दो लोगों का जिक्र हो गया, दो और लोगों का जिक्र कर देता हूँ। और जिनका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ मामूली लोग नहीं हैं, मामूली लोग नहीं हैं, ताकतवर लोग हैं। और ऐसी ताकत जो अमित शाह और मोदी जी ने दे रखी। तो दो और लोग देख लीजिए। ये साहब तो आप जानते ही हैं, मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम। और ये जो साहब हैं ब्रजेश पाठक हैं, डिप्टी सीएम हैं। अब ये दोनों लोग भी अमित शाह के ही आदमी हैं, योगी के नहीं, अमित शाह के आदमी। यानी कैबिनेट में जो दो डिप्टी सीएम हैं, एक भी व्यक्ति योगी जी का राजदार नहीं। तो दोस्तों, कहानी तो आप धीरे धीरे समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से चक्रव्यूह में योगी को घेरा जा रहा है, घेराबंदी कैसे हो रही है। और इस घेराबंदी को थोड़ा और साफ तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं। योगी जी आप देख रहे हैं, और चारों तरफ की जो घेराबंदी, एक तरफ आप देखें दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिव हैं, जो मोदी जी के आदमी हैं। आनंदीबेन राज्यपाल हैं, ये भी टीम मोदी की सदस्य हैं। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, ये भी अमित शाह मोदी जी के खास हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से बने। और केशव प्रसाद मौर्य पर तो पहले से ही मोदी और अमित शाह का हाथ था। यानी जो टीम मोदी है उसी ने घेराबंदी कर रखी है योगी की। आपने देखा, एक चक्रव्यूह और देख लीजिए, चक्रव्यूह पर चक्रव्यूह। तो दूसरा चक्रव्यूह देखिए, और ये जो चक्रव्यूह है ये पार्टी का है, पार्टी के संगठन का है। वो संगठन जो बीजेपी को यूपी में चलाता है। और उस रथ में भी, वो जो बीजेपी की पार्टी का रथ है, उसमें न सारथी योगी हैं, न योगी का कोई घोड़ा है, न योगी का कोई पहिया है, न योगी के हाथ में लगाम है। तो देख लेते हैं इस चक्रव्यूह को, इस रथ को भी देख लेते हैं। योगी एक तरफ हैं, यूपी के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं भूपेंद्र सिंह। जी हाँ, सिंह साहब ये वो सिंह नहीं है योगी जी वाले, ये पश्चिम के सिंह हैं और गुजरात लॉबी के करीबी है, उन्हीं के आशीर्वाद से बने। और जो संगठन मंत्री हैं, सुनील बंसल की जगह जो दूसरा पावरफुल आदमी आए, वो ये हैं धर्मपाल सिंह, और ये भी योगी के आदमी नहीं है। और राधा मोहन सिंह, ये यूपी के इंचार्ज हैं बीजेपी की तरफ से, नेशनल बीजेपी की तरफ से यूपी के इंचार्ज राधा मोहन सिंह। और राधा मोहन सिंह वो शख्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का पुराना खासदार, राजदार कहा जाता है। तो ये तीन और लोग बैठा दिए हैं योगी जी के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह योगी जी एक बहुत बड़े चक्र में फंसे हुए हैं। अब एक विडंबना देख लीजिए, एक ट्रेजेडी देख लीजिए। योगी जी का सिर्फ एक ही आदमी है, उनका अपना, जो उन्होंने काफ़ी, आप कह सकते हैं, कल्टीवेट किया अपने मुख्यमंत्री के काल में। और वो साहब हैं ये देवेंद्र सिंह चौहान साहब। चौहान साहब को योगी जी ने डीजीपी बना दिया। लेकिन साहब यहाँ भी देखिए खेल गुजरात लॉबी का। ये पहले डीजीपी हैं जिनको महीनों से, 8 महीने हो गए हैं, इनको दिल्ली ने कंफर्म नहीं किया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं दिहाड़ी पे डीजीपी हैं, टेम्परेरी हैं। यानी जो आदमी योगी जी का है एकमात्र, वो भी कंफर्म नहीं है, उसकी कुर्सी भी पक्की नहीं है। ये है ट्रेजेडी खाएवाला की। अब दोस्तों, मैंने कोशिश करी कि तह दर तह हटाता चला जाऊं, और पूरा पर्दा मैंने हटाकर आपको असली तस्वीर दिखाई है कि कश्मकश, वो जो रस्साकशी है प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर, वो जो कश्मकश है, वो जो टकराव है दिल्ली और लखनऊ के बीच का, उसको मैंने आपके सामने रखा है। क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की है,
बात प्रधानमंत्री की है, चाहे वो 2026 के ख्वाब हों या 27 के ख्वाब हों, मोदी आएंगे या नहीं आएंगे ये अपनी जगह है सवाल। लेकिन मैंने जो आपको दिखाया कि जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई है वो भीतर ही भीतर वो जो घमासान बढ़ रही है उसका आप आलम देखिए। और अभी तक मैंने अपनी बात कही, मैं चाहता हूं कि आप इस पर, इसी मसले पर एक सेकंड ओपिनियन किसी दूसरे की भी बात सुने, और वो जो दूसरा हो वो मुझसे भी ज़्यादा परखा हुआ पंडित हो। और इसलिए मैं ऐसे शख्स को लेकर आया हूँ जिनके पास उत्तर प्रदेश का जो एक्सपीरियंस है 45 साल का है, जो 1978, बहुत से लोग आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जो देख रहे हैं, हमारे युवा जो व्यूअर्स हैं, 1978 से ये जो शख्स है ये यूपी की रिपोर्टिंग कर रहा है, कई मुख्यमंत्री देख चुका है, वीर बहादुर, नरेंद्र तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, सब देख चुका है, और योगी को भी देख रहा है पिछले कई सालों से। इनसे हम बात करेंगे, हिसाम सिद्दीकी, 44-45 साल का एक्सपीरियंस। और आप इनको सुनकर एक सेकंड व्यू लीजिए इस पूरी खबर पर कि दीपक शर्मा ने जो दिखाया वो कितना सही है। सेकंड ओपिनियन लेते हैं, चलते हैं लखनऊ हिसाम साहब के पास। हिसाम साहब, एक परसेप्शन आ रहा है कि हम जब ब्यूरोक्रेसी को उत्तर प्रदेश की देखते हैं तो हम देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, ये मोदी जी के खास आदमी हैं। अब उससे योगी जी बड़े परेशान हैं कि साहब हमें आज़ादी नहीं है। तो डीजी जो है, जो योगी का आदमी है वो टेम्परेरी है, और जो रिटायर आदमी है वो मोदी जी का है, तो वो लगातार कुर्सी पे बैठा हुआ है। ये जो ब्यूरोक्रेसी बट गई है कि आधे नौकरशाह, आधे आईएएस आईपीएस जो है वो सलाम करते हैं अमित शाह को और मोदी को, और कुछ ऐसे हैं जो योगी के साथ है। ये क्या आप गफलत देख रहे हैं, और इससे भी क्या सरकार पे असर पड़ रहा है? नहीं, गफलत नहीं, इससे प्रदेश का नुकसान होता है। देखिए, जब तक कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है मुख्यमंत्री का, डीजी का, चीफ सेक्रेटरी का और बाकी ब्यूरोक्रेट्स का, तब तक काम चलता नहीं है, सही काम नहीं चलता है। चलाने को तो अब सरकार चल रही है, या मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता है। अब हम ये देख रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का, डीजी अगर चीफ मिनिस्टर का है तो उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा है परमानेंट होने का। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि ये दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं प्रदेश में, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टरों की उनके विभाग के अधिकारी नहीं सुनते। इसका क्या मतलब है? तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान तो प्रदेश का हो रहा है ना अल्टीमेटली। इसमें न तो इनका कुछ जा रहा है, ना उनका कुछ जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, दोनों अपने अपने उससे अधिकार लिए घूम रहे हैं, लेकिन काम सफर करता है। इससे प्रदेश के तरक्की का काम सफर करता है। मैं आपको बताऊं कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ साहब की जो पब्लिसिटी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ समेत लगभग पूरे प्रदेश में बड़े बड़ी होर्डिंग लगी थी कि हमने घर घर पर जल पहुंचा दिया है, पर नल का पानी पहुंचा दिया है। कहाँ पहुंच गया है? हमारा गांव लखनऊ से 12 किलोमीटर दूर है, वहां तक तो अभी पहुंचा नहीं है, तो पूरे प्रदेश में क्या पहुंचा होगा? तो ये जो है एक तरह से झूठ के उस पर चल रहा है मामला, जो, और अब इस झूठ को भी बुनाया जा रहा है, इस झूठ का फायदा भी उठाया जा रहा है। सब कुछ है पब्लिसिटी का आजकल, तो इवेंट मैनेजमेंट जिसका अच्छा है उसका उसका जलवा है, क्या ये वो बात हो रहा है। हिसाम साहब, ये बात क्या सही है जो हम लोग दिल्ली में सुनते हैं कि अमित शाह को लगता है कि मोदी के बाद वो उत्तराधिकारी बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी भी जो है प्रधानमंत्री की दौड़ में है, और बाकायदा उनके स्टाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि मोदी के बाद योगी। ऐसे बहुत से गाने भी हमने सुने भोजपुरी में, अगर आप यूट्यूब में जाएं तो गाने आपको मिल जाएंगे कि योगी, मोदी के बाद योगी। तो ये जो टकराव है अमित शाह और योगी का, क्या वाकई ये टकराव है या ये सिर्फ ऐसी ही बातें चल रही हैं, या हकीकत है इसमें वाकई टकराव है? देखिए, टकराव है, लोग तो यही कहते हैं, आमतौर पर खबरें यही हैं कि टकराव है, लेकिन है या नहीं है तो वही दोनों लोग बता सकते हैं। लेकिन एक नया नारा और चल रहा है, आपने जो नारे की बात की है, जी। उत्तर प्रदेश में नारा चल रहा है कि अब तक चाय वाला आगे गाय वाला। अच्छा। जी, अब ये तक चाय ये वाला। अब तक चाय वाला आगे गाय वाला। वो योगी जी गाय वाय पालते हैं ना, जी तो जी जी। ये भी नारा चल रहा है। लेकिन अब इन सब नारों का क्या असर होगा? काहे कि देखिए, इन सबकी कंट्रोलिंग टावर तो आरएसएस है। आरएसएस से जी। क्या डिसाइड होता है, क्या तय होता है, वो किसको आगे लाना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे जैसा लगता है
दीपक, बहुत सारे दिनों से आप भी कवर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी देखी आपने, जी। बीजेपी को भी बहुत करीब से देखा है। मैं जहां तक समझ पाया हूं कि जब तक मोदी की सेहत ठीक है और मोदी कंट्रोल कर रहे हैं बीजेपी को, तब तक तो ठीक है। उसके बाद कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए कि मोदी साहब ने जिस तरह की बीजेपी बनाई है, इसमें कोई किसी की सुनेगा नहीं बाद में। इसमें आप 3-4 नाम छोड़ दीजिए, राजनाथ सिंह, अमित शाह और गडकरी गडकरी। को, बाकी लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है, जिले लेवल के लोग नहीं है। आज आज किसी से पूछ लिया जाए कि भारत सरकार में फलाना मंत्री कौन है, फलाना डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है, लोग नहीं जानते हैं। तो पार्टी तो ये तब तक मजबूत है या दिख रही है जब तक मुझे लगता है मोदी साहब की सेहत ठीक है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि वो कहते हैं कि अब हम नहीं चला सकते, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद ये बीजेपी बीजेपी नहीं रहने वाली है, जो हालत कर दी गई है। तो ये तो लेकिन है आपको क्या मसला। लगता है, जो आपने कहा कि जो चाय वाला और गाय वाला चल रहा है, यानी गाय वाला योगी जी, तो क्या गाय वाला जो चुनौती दे रहे हैं दिल्ली को कि मोदी के बाद हम हैं, और अमित शाह कह रहे हैं मोदी के बाद हम हैं, ये जो टकराव है, इस टकराव की वजह से क्या यूपी का सत्यानाश हो रहा है? क्या यूपी में जो सरकारी स्कीमें हैं, यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब एक तरह से ये जो टकराव है दिल्ली और लखनऊ के बीच का, इसमें आपको लग रहा है प्रशासन जैसे दो पार्टों के बीच में आटा पिस जाता है और घुन भी पिस जाता है और एक बुरे हालात हो जाते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश पिस रहा है इसमें? नहीं, जाहिर है पिस तो रहा ही है, इसका असर भी पड़ता है। अधिकारी या तो फिर बिल्कुल डिफंक्ट हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, या करते हैं तो मनमानी करते हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि आज हालत ये हो गई है उत्तर प्रदेश में, अपोजिशन के विधायकों की और एमपीज की तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के एमएलए और एमपी जो हैं उनकी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो छोड़िए, दरोगा तक नहीं सुन रहा है। इसका क्या मतलब है? खराब तो हालत, अल्टीमेटली नुकसान तो प्रदेश का हो रहा है ना। लॉ एंड ऑर्डर इसी में खराब हो रहा है। हर जगह जहां आप देखें, रोज लखनऊ में एक ना एक लड़की के साथ कोई ना कोई हिंसा होती है, डेली। ये क्या हो रहा है भाई? अगर लखनऊ जैसी जगह नई लड़कियां महफूज हैं, तो प्रदेश का क्या हाल होगा? और जी। दूसरी बात, दुश्मनी का आलम यह है, दुश्मनी जिसको कहते हैं, जहर फैलाने की बात। अभी आपको पता चला हो शायद नहीं, बरेली में एक स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल है 8th क्लास तक, वहां के बच्चों को उन्होंने इकबाल का एक दुआ है तराना लब पे आती जी है हाँ, दुआ सुना पढ़ था के हमने। तमन्ना मेरी, वो पढ़वा दी। तो उसके प्रिंसिपल को, उनको विश्व हिंदू परिषद के किसी लोकल आदमी ने शिकायत पर उनको सस्पेंड कर दिया गया। अरे भाई, ये क्या चीज, ये क्या है? और इकबाल का तराना अगर आप सुन लें, उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिस पे एतराज किया जा सके। लेकिन उन्होंने ये कहा, बाकायदा रिपोर्ट में कहा गया कि इकबाल का तराना पढ़ा करके ये लोग बच्चों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। क्या इलाज हो सकता है इसका? तो इस तरह प्रशासन चल रहा है कि प्रशासन जहां जो जिसका, कहीं पे विश्व हिंदू परिषद का अगर लोकल लीडर मजबूत है तो वो अपनी चलवा रहा है, कहीं बजरंग दल का मजबूत है वो चलवा रहा है, कहीं बीजेपी का मजबूत है तो वो चलवा रहा है। आप ये सोचें कि ओवरऑल सरकार का चल रहा है, वो नहीं चल रहा, वो कहीं नहीं है। इसलिए जी। नुकसान ये सरकार प्रदेश का हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी हिसाब साब हो रहा है, 2024 साल भर बचे हैं और योगी जी अभी मुख्यमंत्री, अगर मोदी जी जीत जाते हैं जैसा लोग कह रहे हैं 2024, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि साहब जब काम निकल जाएगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ठीक ठाक जीत जाएगी, दिल्ली में सरकार बन जाएगी, तो फिर योगी जी की छुट्टी कर दी जाएगी और कोई बीजेपी की विचारधारा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बीजेपी आज भी योगी जी को अपनी विचारधारा का नहीं मानती, वो आरएसएस और बीजेपी के काडर का मुख्यमंत्री नहीं मानती है। तो क्या योगी जी की छुट्टी हो सकती है 2024 के बाद? ऐसी चर्चा चल रही है लखनऊ में। देखिए, दोनों बातें हैं। एक चीज तो यही, पहली बात है कि 2024 में मोदी वापस आए, जिसपे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। दूसरी बात, योगी को विचारधारा के बीजेपी के हो या न हो, बहुत सलीके से मोदी ने और अमित शाह ने योगी को उत्तर प्रदेश में ये जो हमने बताया ना कि जो जो कम्युनल नफरत है वो फैलाने में इस्तेमाल कर लिया है। आगे कितना करना चाहेंगे मैं नहीं जानता हूँ। दूसरे, योगी को हटा पाना इसलिए शायद मुश्किल होगा इनके लिए कि ये नाथ संप्रदाय जो है इनका, जिसके मंदिर के महंत हैं गोरखपुर में,
इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे देश में, उसको छेड़ना आसान बात नहीं है। छेड़ेंगे, हो सकता है छेड़ भी देगा कि इनके यहाँ तो जब अडवाणी को छेड़ा जा सकता है, उनको घर बिठाया जा सकता है, जो जो हिंदू हृदय सम्राट थे, जी तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है मुझे कि ये, हाँ, ये हो सकता है कि इनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा बढ़ा दे। अगर दोबारा आ जी जाए 2024 में मोदी, तो ये मुमकिन है कि योगी पर कंट्रोल ज्यादा बढ़ा दें, इनको थोड़ा दबा के रखें। लेकिन हटा पाएंगे मुझे लगता नहीं है। लोग कहते हैं कि जी हटा देंगे और बदल सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी बहुत बड़े वो विचार चल रहा है इस बात पर कि लोकसभा के चुनाव से पहले योगी को हटाने से पार्टी को नुकसान होगा कि फायदा होगा, इसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, आकलन चाहे कुछ भी कर ले, मुझे जो पोजीशन योगी ने बना ली है अपनी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की, उसमें, और बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स हिंदुत्व की है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इनको हटा पाएंगे। जी जी दोस्तों, आपने मेरी बात भी सुनी, आपने हिसाम साहब की भी बात सुनी, आपने एक ऐसे पत्रकार की बात सुनी जो पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश को अपने चश्मे से देख रहा है और अपने कलम से लिख रहा है, और बड़ी कलम धारदार है उनकी, ये आपको एहसास हो गया होगा। बहरहाल, ये जो किस्सा कुर्सी का है, ये खत्म होने वाला नहीं है, ये भी चलेगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये घमासान भी बढ़ेगी। नुकसान सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला हमारे मुल्क का सूबा है, वहाँ जो ये स्थिति हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं प्रदेश पे भी है, देश पर भी है। और मैं अपडेट करता रहूँगा, लेकिन हाँ, आपके कमेंट्स मुझे चाहिए, आपके आइडियाज़ मुझे चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा दिल से जवाब देने की। तो आप कमेंट्स अपने ज़रूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी ज़रिया आपके पास हो। बताइए दोस्तों को कि क्या हो रहा है यूपी में। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते तो उन तक ये भेजिए, उन तक ये दीजिए, क्योंकि यूपी की जो राजनीति है वो पूरे मुल्क पर उसका प्रभाव होता है, असर होता है। इसलिए यूपी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बात प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर कही है, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, हिम्मत से बनाया गया। इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, और आखिर में वो जो बेल आइकन है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।